नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा शैक्षिक प्रबंध यानी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। यानी आज की कक्षा में हम स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आपके विद्यालय मैनेजमेंट यानी स्कूल मैनेजमेंट का जो टॉपिक दे रखा है उसमें भी हम सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है? प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पीटर ड्रेकर को। मित्रों, याद रखिएगा कि प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी थी? सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी फेयोल ने। मित्रों, याद रखिएगा कि हेनरी फेयोल ने सर्वप्रथम प्रबंधन की जो प्रक्रिया है यानी सुव्यवस्थित प्रबंधन की जो अवधारणा है वह प्रस्तुत की। और मित्रों, याद रखिएगा कि फ्रांस के उद्योगपति एवं इंजीनियर यानी आपसे ये हेनरी फेयोल ये फ्रांस के एक बहुत बड़े उद्योगपति और इंजीनियर थे जिन्हें आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता कहा जाता है। और हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंधन के कुल 14 सिद्धांत दिए थे। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए, तो 14 सिद्धांत। आगे हम 14 सिद्धांतों की बात भी करेंगे। अगला प्रश्न, भारत में प्रबंधन का जनक किसको माना जाता है? भारत में प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अरिंदम चौधरी को। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रबंधन का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? प्रबंधन का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संप्रेषण को। यानी मित्रों, प्रबंधन में संप्रेषण जितना अच्छा होगा तो हमारा प्रबंधन भी उतना ही अच्छा माना जाएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रबंधन का हृदय किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा को। अगला प्रश्न, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्णयन को। मित्रों, प्रबंधन का जो भविष्य है वो निर्णयन को कहा जाता है। यह एक बौद्धिक कार्य है जिसमें अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना ही निर्णयन कहलाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा जेडी मूने ने। मित्रों, आपसे कोई भी परिभाषा देख करके उस परिभाषा को देने वाले का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये परिभाषा भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रबंधन के मुख्य रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? यानी प्रबंधन के मुख्य रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2 प्रकार के। मित्रों, यानी प्रबंधन के मुख्य रूप से 2 प्रकार के संसाधन है, जिसमें एक तो भौतिक संसाधन, और भौतिक संसाधन में हम बात करें तो विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय और फर्नीचर, ये सारे के सारे भौतिक संसाधन है। और मित्रों, आपसे ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रबंधन का भौतिक संसाधन नहीं है? तो 3 तो इसमें से दे देंगे, 1 अलग से दे देंगे।
अगला जो प्रश्न है कि प्रबंधन का जो संसाधन है उसमें दूसरा संसाधन है मानवीय संसाधन, और मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र छात्राएं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ये सारे के सारे विद्यालय के जो प्रबंधन में हैं, प्रबंधन के संसाधन हैं, उनमें मानवीय संसाधन हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, उपर्युक्त कथन किसने कहा? कि प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, उपर्युक्त कथन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा रायबर्न ने। अगला प्रश्न, विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानाध्यापक को। अगला प्रश्न, विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? विद्यालय का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अध्यापक को। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यू आकार के भवन। मित्रों, वैसे हम बात करें तो विद्यालय के जो भवन होते हैं उसमें एक तो एल आकार का होता है, दूसरा होता है, एक होता है ई आकार का। जो ई आकार का भवन होता है उसके दोनों तरफ की दीवारें बड़ी होती है, बीच का ये छोटा होता है, और ये इस आकार का विद्यालय होता है। और इनमें सर्वश्रेष्ठ जो भवन होता है विद्यालय का वो यू आकार का भवन होता है। अगला प्रश्न, उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है, उपर्युक्त कथन किसका है? उत्तम प्रकार का पुस्तकालय उत्तम विद्यालय की पहचान है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा पीट्समैन का। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य, साहसी एवं धैर्यवान हो, यह कथन किसका है? यानी वह व्यक्ति ही प्रधानाध्यापक के रूप में सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य, साहसी एवं धैर्यवान हो, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा कुबर्ली का। और मित्रों, अब हम बात करें कि विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक को विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है और प्रधानाध्यापक में निम्न गुण होने चाहिए। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छे प्रधानाध्यापक में कौन कौन से, या फिर एक चरित्रवान अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात है दूरदर्शी होना। एक प्रधानाध्यापक को दूरदर्शी होना चाहिए। दूसरा, नेतृत्व की क्षमता, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता भी होना चाहिए। तीसरा है समय का पाबंद, उसे समय का पाबंदी भी होना चाहिए। और है नवाचारों से युक्त। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक कौन हैं? शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लूथर गुलिक। और मित्रों, याद रखिएगा कि शैक्षर के प्रबंधन में नियोजन के जनक लूथर गुलिक को माना जाता है। और लूथर गुलिक व उर्मिंग में प्रबंध कार्यों को पोस्ट कोर्ब के रूप में 7 भागों में बांटा है। और प्रबंधन के इन कार्यों का वर्णन लूथर गुलिक ने 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है। विद्यालय प्रबंध का मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, यानी विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बालक का सर्वांगीण विकास करना। यानी विद्यालय यानी स्कूल मैनेजमेंट का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोत्तम स्थान पर कौन होता है?
विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद सोपान में सर्वोत्तम स्थान पर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानाध्यापक। और मित्रों याद रखिएगा, द्वितीय स्थान पर अध्यापक होता है और तृतीय स्थान पर विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं आते हैं। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर एलन का। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा कला व विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न, किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंधन को। अगला प्रश्न, किसने शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को पोस्ट कोर्ब सूत्र में पिरोया है? यानी किसने शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को पोस्ट कोर्ब सूत्र में पिरोया है? तो इसका सही उत्तर होगा लूथर गुलिक ने। और मित्रों लूथर गुलिक ने यह सिद्धांत 1937 में दिया था। अब मित्रों आपसे हम बता दें कि ये जो पोस्ट कोर्ब सूत्र है, इसमें आपसे ये शब्द दे करके फिर किसी भी अक्षर से आपसे जैसे ओ का पूछ ले कि ओ का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, तो इसलिए इनकी जो पूरी स्पेलिंग है यानी प्रत्येक अक्षर की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। और जैसे हम बात करें, पी का मतलब है प्लानिंग, यानी प्रबंधन में पोस्ट कोर्ब सूत्र में पी का मतलब प्लानिंग का मतलब नियोजन। और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। एस का मतलब स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। इसके बाद डी का मतलब डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। और मित्रों आगे हम बात करें तो CO यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। और मित्रों आर का मतलब यानी इसकी बात करें तो रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन। और बी का मतलब होगा बजटिंग यानी बजट निर्माण करना। अगर ये सारे सिद्धांत जहाँ पर अपनाया जाते हैं तो वहाँ का जो प्रबंधन है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि शिक्षक को तर्कवान होना चाहिए? किसने कहा था कि शिक्षक को तर्कवान होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा कुर्बली ने। अगला प्रश्न, जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? जे हार्टले ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 तत्व। और मित्रों प्रबंधन के जो 3 तत्व है इसमें सबसे पहला है अदा यानी इनपुट। और इनपुट में जैसे हम बात करें कि कौन कौन से तत्व शामिल हो जाएंगे इसमें, भवन, फर्नीचर, खेल का मैदान, छात्र, शिक्षक, प्रशासक, अधिगम सामग्री, तकनीक एवं सुविधाएं, ये सारी की सारी इनपुट यानी अदा में शामिल होगी। और प्रबंधन प्रक्रिया यानी प्रोसेस की बात करें तो इसमें विकास, वित्तीय विभाजन, क्रय संप्रेषण, कार्मिक, कार्यालय आदि ये प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में प्रबंधन की उपलब्धियां यानी इतना करने के बाद प्रबंधन को क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, यह आउटपुट होगा। मनोवृत्ति, नवीन क्षेत्र का निर्माण, तर्कपूर्ण चित्रण और प्रबंधकीय नियंत्रण, ये सारे के सारे आउटपुट में शामिल होंगे। अगला प्रश्न, शिक्षक को ब्रह्मा के रूप में किसने कहा है? शिक्षक को ब्रह्मा का रूप किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मनु ने। अगला प्रश्न, विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर होगा स्वानुशासन। अगला प्रश्न, भविष्य के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए एक निर्णय की प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए
निर्णय की प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नियोजन। अगला प्रश्न, प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह किसने कहा? कि प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा हिलकर्ट ने। अगला प्रश्न, हेनरी फेयोल ने शिक्षा के प्रबंधन में कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? हेनरी फेयोल ने शिक्षा के प्रबंधन में कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 सिद्धांतों का। मित्रों याद रखिएगा कि जो हेनरी फेयोल है उसने यानी शिक्षा के प्रबंधन में कुल 14 सिद्धांत दिए, और ये संख्या पूछने के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए 14 सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले सिद्धांत की बात करें तो कार्य का विभाजन। मित्रों इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटना चाहिए और प्रत्येक छोटे कार्य पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए। और मित्रों इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कार्य विभाजन को विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। और अधिकार यानी इसकी हम बात करें तो अधिकार उत्तरदायित्व ये साथ साथ चलते हैं। व्यक्तियों को कोई भी कार्य सौंपा जाए तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उनका उत्तरदायित्व भी उन्हें याद दिलाना चाहिए। तीसरे सिद्धांत की बात करें तो अनुशासन। और एक संस्था की सफलता के लिए संस्था में अनुशासन का होना तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन में के जो 14 सिद्धांत दिए गए हैं उनमें चाहे संस्था प्रधान हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे छात्र छात्राएं हो, उनमें यह अनुशासन की प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। अगला है आदेश की एकता। और मित्रों याद रखिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए आदेश की भी एकता होना चाहिए। अगला है निर्देश की एकता। और समान कार्यों तथा उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी एक ही योजना होनी चाहिए, यानी जिस अधिकारी द्वारा जो निर्देश दिया जा रहा है वह निर्देश भी एक ही होना चाहिए। अगले सिद्धांत की बात करें तो सामान्य हितों के समक्ष व्यक्तिगत हितों की अधीनता। और कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित को प्रधानता दी जानी चाहिए, यानी व्यक्तिगत हित जहाँ पर हो जाएंगे तो फिर प्रबंधन का जो संचालन है वो ढंग से होगा नहीं। अगले सिद्धांत की बात करें तो पारिश्रमिक। और मित्रों यानी कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का उचित पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है केंद्रीकरण। और इस सिद्धांत के अनुसार संस्था में केंद्रीकरण का होना या विकेंद्रीकरण का होना जरूरी है। इसका निर्धारण संस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। फिर है सोपान श्रृंखला। और मित्रों सोपान श्रृंखला को फेयोल फूल भी कहा जाता है। और फेयोल के अनुसार प्रत्येक संस्था में उच्च प्रबंधकों से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारियों के मध्य अधिकारों की श्रृंखला होती है। फिर है व्यवस्था, यानी इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में सामग्री, उपकरण एवं कर्मचारी आदि की उपयुक्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है समता। और मित्रों अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ न्याय एवं उदारता का व्यवहार होना चाहिए, जिससे उनका संस्था में सहयोग बना रहे। और अगले जो सिद्धांत हैं उनकी हम बात करें तो कार्य की स्थायित्वता, यानी संस्था की सफलता के लिए कर्मचारियों में कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यों को बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें जल्दी जल्दी सेवा से हटाना चाहिए। दूसरी है पहल क्षमता। और मित्रों इस पहल से आशय कर्मचारियों किसी योजना को प्रस्तावित करने और उनको क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अंतिम जो सिद्धांत है सहयोग की भावना, इसके अनुसार
प्रबंधन का ये सिद्धांत संगठन की शक्ति है, यानी यह सिद्धांत संगठन की शक्ति पर बल देता है। और हेनरी फेयोल ने ये कहा है कि जहाँ पर संगठन होगा वहाँ का प्रबंधन भी अच्छा होगा। अब बात करें स्टाफिंग, अगला प्रश्न, स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। ये विचार किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज टेरी के। बात करें आज के अगले प्रश्न की, विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा समय सारणी को। अब बात करें मित्रों आज के अगले प्रश्न की, प्रबंधन प्रक्रिया का सूत्र यानी PO+C किसने दिया है? यानी प्रबंधन प्रक्रिया का जो सिद्धांत है PO+C, ये सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी फेयोल ने। और मित्रों इस सिद्धांत में जो शब्द दिए, वर्ण यानी जो अक्षर दिए हुए उनके हम चर्चा करें तो P का मतलब प्लानिंग जिसका अर्थ होता है नियोजन, O की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जिसका अर्थ होता है संगठन, और फिर ट्रिपल जो C है इनका आप अच्छे से याद रखिए। पहला जो C है इसका मतलब है कमांड यानी निर्देशन, इसके बाद में C यानी कंट्रोल यानी नियंत्रण, और लास्ट का जो है C इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।